बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो है पार्शियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन या पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहाँ ये जो शन का लफ्ज़ आता है ना, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस को कहते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, बहरहाल तो आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डेरिवेटिव कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव को समझने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल फंक्शन और मल्टी वेरिएबल फंक्शन को समझना होगा। अच्छा, इनको समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आइडिया आप कैच कर लें। ठीक है, जो असल में कहानी है। अच्छा, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है। मान लें कि एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। तो ये एक्स है, तो ये एक्स। ठीक है, हर साइड इसकी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये इसकी लेंथ थी, ये विड्थ, क्या लें इसको। तो मुझे ये बताएं कि एरिया की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि एरिया हमेशा बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, इस तरह की शेप्स में जो रेगुलर शेप्स होती है, लेंथ इनटू विड्थ फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो एक इसके बराबर आ जाएगा, लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। और अगर मैं इसको लिखूँ एक्स इंटू एक्स सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे मैं यूँ लिखना चाहता हूँ कि जो मेरा एरिया है ना, ये डिपेंड करता है एक्स पे। ठीक है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी तो एरिया उतना ज़्यादा होगा, या यूँ कह लें कि विड्थ ज़्यादा होगा तो एरिया उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर में। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रही है कि एरिया जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो इसको मैथमेटिशियन यूँ लिखते हैं, एरिया ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एरिया डिपेंड्स अपॉन एक्स। तो आप ये देख लें कि एरिया कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे। ठीक है, और इसमें एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स पे, यानी एरिया जो है इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया, सॉरी स्क्वायर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये डिपेंड करता है एक्स पे। एक्स ज़्यादा होगा एरिया ज़्यादा होगा, एक्स कम होगा तो एरिया कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए डिपेंड कर रहा है, तो इस ए को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर हमारा जो एरिया है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ए हो गया। तो इस नोटेशन का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करें कि एरिया है वो डिपेंड कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो एक्स हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप मुझे ये बताएं कि एरिया कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एरिया जो है हमारा वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक्स पे, एक वेरिएबल पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये वाली, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं, ऐसे फंक्शन को, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हों, वो एक हो। ठीक है, तो फिर हम उसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा मान लें कि हमारे पास एक
ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक फासला को हम रेडियस कहते हैं, इसको हम आर कह देते हैं, ये हमारा इसका सेंटर है। अब हम सब जानते हैं कि जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो वेरिएबल है ही नहीं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक सर्कल ऐसा है, एक दो सर्कल बना देता हूँ, चलें, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर कह देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ सर्कल नंबर 1 और ये सर्कल नंबर 2। तो सर्कल नंबर 1 का एरिया ज़्यादा होगा और सर्कल नंबर 2 का एरिया कम होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल नंबर 2 का रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, सर्कल 1 का रेडियस बड़ा है, सर्कल 2 का रेडियस छोटा है। तो रेडियस जितना बड़ा होगा एरिया उतना बड़ा होगा, रेडियस जितना कम होगा एरिया उतना कम होगा। तो इस गुफ्तगू से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एरिया है वो हकीकत में डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है रेडियस पे। सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे इन्हिसार करता है, जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा सर्कल का एरिया भी बड़ा होता जाएगा। इस बात को मैथमेटिशियन लिखते कैसे हैं? मैथमेटिशियन इसको यूँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन एक्स, यूँ ब्रैकेट में आर लिख देते हैं। तो ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, और ये ब्रैकेट में आर लिखने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन आर, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये बात तो बड़ी खुल के हमारे सामने आ गई है कि जो एरिया है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आर बड़ा होगा तो एरिया बड़ा होगा, आर छोटा होगा तो एरिया भी छोटा होगा। ये बात बड़ी सिंपल सी है और समझ में आने वाली बात है। अच्छा जी, अब हम इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, लिखने का स्टाइल ये है कि हम इसे यूँ लिखेंगे, एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, पढ़ेंगे इसको यूँ, इज इक्वल टू, और पाई आर स्क्वायर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया इसमें कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एरिया बढ़ेगा घटेगा किसके साथ? आर के साथ। आर बढ़ाऊंगा तो एरिया बढ़ जाएगा, आर कम करूंगा तो एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे, और आर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक ही तो है भला, और वो है आर। तो आर इज व्हाट? आर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, सॉरी, इसे इक्वेशन भी है बहरहाल, ये जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन की स्टोरी हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो सेकंड हमारा है जी मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ये क्या होता है, ठीक है। इसको भी समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे, ठीक है। मिसाल लेने के लिए हम एक काम करते हैं, ये एक फिगर हमने ले लिया। कौन सी फिगर है भला? ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एक साइड की लेंथ को हम x कह देते हैं, दूसरी साइड को हम y कह देते हैं। और हम सबको पता है कि जो इसका ये एरिया है, ये जो इसने ये जो जगह घेरी हुई है, इसको अगर हम a से ज़ाहिर करें तो हमें पता है कि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ हो गई है। तो अब जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एरिया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा इंटू y। अब
एरिया जो है, अब आप मुझे बताएं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे चेंज हो सकता है। देखें, मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो भी रेक्टेंगल का एरिया चेंज हो सकता है, मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो भी रेक्टेंगल का एरिया चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल का एरिया हम दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी लेंथ चेंज कर लें या विड्थ चेंज कर लें या दोनों चेंज कर लें। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, हमारे पास ऑप्शंस दो हो गए, हम एक्स भी चेंज कर सकते हैं, वाई भी, और दोनों भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एरिया है ये डिपेंड कर रहा है कितने वेरिएबल पे। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, मैं ये एरिया की मिसालें इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये सिंपल ज्योमेट्री है, आपको इधर से सिंगल वेरिएबल फंक्शन और मल्टी वेरिएबल फंक्शन समझ में आ जाए। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भैया, ये डिपेंड करता है एक्स पे भी और वाई पे भी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो यूँ लिखा गया है, इसका मतलब है एरिया डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, और किसके बराबर है? एक्स इंटू वाई के। अब मुझे बताएं कि एरिया ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे भी कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है। तो एक्स वाई कौन से वेरिएबल हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूँ नहीं लिखूंगा कि दो हैं, मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मोर देन वन, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, जब भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है? इस फंक्शन को हम कहेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ठीक हो गया। तो जब भी फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हम उसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हमने लिखा था सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, और ये हमने दो एग्जाम्पल ली थी, एक सर्कल और एक स्क्वायर की। अभी हमने रेक्टेंगल की मिसाल से ये समझ लिया है कि अच्छा, मल्टी वेरिएबल फंक्शन का मतलब ये होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वैसे ही एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यूँ लिख दूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको अक्सर यूँ लिखा जाता है y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे लिख दिया जाता है। अब जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक ही है x, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है दिस इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो फंक्शन सिंगल वेरिएबल होगा या मल्टी वेरिएबल होगा? याद रखिएगा, सिंपली आपने क्या देखना है? आपने देखना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये देखना है आपने। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो फिर ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन, और अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो ये देखिए एक सिंपल मैंने आपको मिसाल दे दी सिंगल वेरिएबल फंक्शन की। ठीक है, तो y ऑफ x की जगह मैथमेटिशियन अक्सर इसे यूँ लिख देते हैं f ऑफ x, कि ये एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टी वेरिएबल की तरफ। ठीक है, तो क्या मैं अगर कभी यूँ इस तरह से आपको लिखा हुआ मिले तो इससे चेक करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें यूँ लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, मान लें कहीं लिखा हुआ है। इसमें z जो है
ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। और इसको मैथमेटिशियन दो तरीके से लिख देते हैं, या तो यूँ लिख देते हैं कि z है और ब्रैकेट में x, y का मतलब ये है कि z जो है वो x, y पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये बराबर है x² + 3xy + y² के। या मैथमेटिशियन इसको यूँ भी लिख सकते हैं f(x, y). इसका मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और वो फंक्शन जो है वो बराबर है x² + 3xy + y² के। तो ये लिखने के इसके डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि एक दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तीन पे भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है f(x, y and z), यूँ लिख दूँ, ठीक है, और ये बराबर होगा x² + 3xy + z² ऐसा प्लस 3yz + xz ऐसा। तो ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तीन हैं, तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अच्छा जी, अब वापस आते हैं एक कहानी की तरफ जो हमने यहाँ से शुरू की थी। अच्छा, याद रखिएगा जब भी आपके पास फंक्शन कौन सा हो, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो डेरिवेटिव लेते हैं ना उसे कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये सिर्फ इसके नाम हैं। जब भी ऐसा फंक्शन आपको नज़र आए जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, वहाँ जो आप डेरिवेटिव लेते हैं, जो आम आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, ओ लेवल में जो आपने पढ़ा है, वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा फंक्शन हो जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, वहाँ जो आप डेरिवेटिव लेंगे ना उसे हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। एक बात यहाँ बड़ी क्लियर हो गई है, अगर आपसे कोई कहे यहाँ पे चेक करें इसको, यहाँ जो मैं डेरिवेटिव लूँगा वो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा, मैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है और वो है x। तो यहाँ जो मैं डेरिवेटिव लूँगा तो आम डेरिवेटिव में लूँगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं डेरिवेटिव लूँगा तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और राइट हैंड साइड पे मैं डेरिवेटिव लूँगा x² का 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये जो डेरिवेटिव होते हैं ना ये कहलाते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लेकिन अगर फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए, जैसे कि यहाँ है, देखिए ना z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, तो यहाँ पे मैं आम डेरिवेटिव जो आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक वो आप नहीं लेंगे। यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसे हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, मैंने अपने स्टूडेंट्स में अक्सर देखा है ना कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि यहाँ में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेना है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, नंबर ऑफ, आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है, इसका मतलब है कि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे आप लेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो यहाँ जो आप डेरिवेटिव लेंगे उसे हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ कि पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन, ठीक है, और फिर कुछ लाजिम बात है, डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का सहारा लेना होगा। पार्शियल डेरिवेटिव,
ठीक है। अच्छा जी, तो पार्शियल डेरिवेटिव की जो मैं डेफिनेशन करने वाला हूँ वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए, कि अगर दो वेरिएबल्स हों फंक्शन में तो क्या होगा। दो से ज़्यादा के लिए भी डेफिनेशन इसी तरह की होगी, आपने परेशान नहीं होना। ये तो मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं दो वेरिएबल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्ज कर लेते हैं लेट z is a function of एक्स वाई, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था। देखें z जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मैं ये डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ दो वेरिएबल के लिए। इसी तरह आप तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हों फाइनाइट, आप उनके लिए डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा। तो लेट्स z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हमने दो वेरिएबल का ले लिया है, ठीक है। और ये दो वेरिएबल का क्यों लिया है? सिंप्लिसिटी के लिए, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इस लाइन के अंदर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो z लिखा हुआ है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये z जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x एंड y पर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस लाइन में हम सिर्फ ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये आगे बात इंपॉर्टेंट है। इफ़ we keep y constant and if we keep y constant and find the if we keep y constant and then if we keep y constant then the derivative of z with respect to x is called partial derivative, ठीक है। ये असल में आसान भाषा में लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छा जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कुछ सिंबल्स भी लिखते हैं, ठीक है। एंड is denoted by the सिंबल्स लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंबल्स यूँ है, इस तरह से आप बनाएंगे बड़े एहतियात के साथ, यूँ, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। पार्शियल z ओवर पार्शियल x, इसको यू लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, या यू लिख देंगे z और इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा x लिख देंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इस नोटेशन को। देखें, इसका मतलब ये है कि मैं z का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, किसके लिहाज से? x के लिहाज से। और y के साथ मैंने क्या करना है? y को मैंने सपोज करना है कि वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस प्रकार का जो डेरिवेटिव होगा उसे हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव समझाना है कि होता क्या है। अच्छा, मान लेते हैं कि z बराबर है, ऐसे समझने के लिए, 2x² प्लस 3xy प्लस 4y²।
ठीक है। अब इसमें जो z है, z इज ए मल्टीवेरिएबल फंक्शन, ठीक है, लिख दें इस तरह से वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो अब z असल में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस तरह से कहें, ठीक है। तो दिस इक्वेशन 1 इज एक्चुअली मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब करना में ये है कि हमें z का डेरिवेटिव निकालना है x के लिहाज से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो काम कर सकता हूँ। याद रखिएगा मेरी एक बात, जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर, दो, x और y। तो मैं z का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी, ठीक है। डेरिवेटिव हमेशा, ये जुमला लिख लें, डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से मालूम किया जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से मालूम किया जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे इस z का डेरिवेटिव निकालना है, मैं यूँ लिख दूंगा डिफरेंशिएट, अब मैं लिखूंगा यूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब ये है कि मैं z का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। और पार्शियल डेरिवेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि z दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, जैसे आम तरीकों में हम लिखते हैं ना, आम से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में dy ओवर dx, तो यहाँ मैं dy ओवर dx नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ये नोटेशन है, इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, चूंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी, इस वक्त तो x के अलावा हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, y, लेकिन जितने भी वेरिएबल होंगे सबको आपने क्या सपोज करना है, कांस्टेंट सपोज करना है। तो 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस, अच्छा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो खास ख्याल रखेंगे क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, 3 भी कांस्टेंट है और y को भी हम क्या सपोज करेंगे कि कांस्टेंट है। तो 3 और y तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज़ कांस्टेंट को एज इट इज़ लिखते हैं, आपको पता है y भी एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो फिर ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये 0। तो ये आपने निकाल लिया पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे तो y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। यही यहाँ लिखा गया है, चेक करें, z be a function of two independent variables x and y if we keep y constant। अगर हम y को सपोज कर लें कि कांस्टेंट है, then the derivative of z with respect to x is called partial derivative। तो उसे हम partial derivative कहेंगे with respect to x and it is denoted by this symbol this, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला ना पार्शियल, इसी तरह हम y के लिहाज से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर छोटी छोटी एग्जाम्पलों की तरफ आते हैं। z बराबर है जी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड पार्शियल z बाय पार्शियल y, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे z का डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर इस x का क्या करेंगे, तो x को आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि कीप x कांस्टेंट, x को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y से, यहाँ एक जुमला लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं y के लिहाज से निकाल रहा हूँ डेरिवेटिव, तो जब y के लिहाज से निकाल रहे हैं तो x को हम क्या करेंगे,
एक्स को हम कांस्टेंट लेंगे कि एक्स कांस्टेंट है जी, ठीक है। तो एक्स को हम सपोज कर लेंगे कि कांस्टेंट है। तो फिर जब x कांस्टेंट है तो 2x², 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 3 और x तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस y² का डेरिवेटिव y के लिहाज से होता है 2y, तो ये आपका आ जाएगा पार्शल z y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। तो ये आपके पास पार्शल डेरिवेटिव आ गया z का y के लिहाज से। तो इस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर थोड़ा सा हाथ बैठ जाए कि जी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक से बिल्कुल हाथ बिठाने के लिए बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल देखें जी, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगी 2 हमारी। अच्छा जी, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं ना, तो ये बात नोट करने की है कि ऑल द रूल्स आर सेम। प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्वोशंट रूल भी वही है, पावर रूल भी वही है, ठीक है, सारे रूल्स वही हैं। बस सिर्फ जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि जब आप एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो बाकी वेरिएबलों के साथ क्या करेंगे, उनको आप कांस्टेंट सपोज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन है, वो डिपेंड करता है एक्स, वाई और टी पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। इसका मतलब ये है कि हम एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के लिहाज से और किस किस को कांस्टेंट रखेंगे, कीप वाई को भी कांस्टेंट रखना है और टी को भी कांस्टेंट रखना है, एंटी कांस्टेंट। आइडिया समझने की कोशिश करें, जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो बाकी वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूंगा पार्शल एफ वाई पार्शल वाई, इसमें हम क्या करेंगे, जब ये डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो कीप x एंड t कांस्टेंट। तो t और x के साथ फिर मैं क्या करूँगा, मैं उनको सपोज करूँगा कि वो कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूँगा पार्शल f बाय पार्शल t, अगर ये फाइंड करूँगा तो इसमें मुझे किसको कांस्टेंट रखना होगा, मुझे x एंड y को कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है, तब जाके ये डेरिवेटिव आएगा। तो इसे हम कहते हैं जी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है x के लिहाज से, दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं जी। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई और ये बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये सारे चूँकि जो डेरिवेटिव है ना, f का डेरिवेटिव मैंने x के लिहाज से लिया, y के लिहाज से और ये t के लिहाज से। तो f का डेरिवेटिव मैंने x के लिहाज से एक मरतबा लिया है, f का डेरिवेटिव y के लिहाज से भी एक ही मरतबा लिया है, ठीक है, और इस तरह t के लिहाज से भी 1 टाइम लिया है। इनको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्हें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फ़र्ज करें एफ ऑफ एक्स बराबर है एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये चाहिए, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स भी फाइंड करें और पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई भी फाइंड करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो करने का तरीका ये है कि जब मैं पार्शल ओवर पार्शल एक्स मालूम करूँगा तो किसको कांस्टेंट रखूँगा, कीप वाई कांस्टेंट। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो अब हम मालूम करते हैं जी, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स बराबर होगा किसके, एल एन का डेरिवेटिव सबको पता है कि एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसको हम कहते थे कैल1 के अंदर, इसे हम कहते हैं एप्लीकेंट, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव होता है एल एन का वो क्या होता है, वो होता है 1 ओवर एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और फिर एप्लीकेंट का डेरिवेटिव, मगर डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, एक्स के लिहाज से, डी वाई और डी एक्स ये ना लिख देना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा जैसे हम वहाँ लिखते थे ना डी ओवर डी एक्स, यहाँ हम लिखेंगे पार्शल ओवर पार्शल एक्स, ठीक है। और किसका डेरिवेटिव, एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एल का तरीका होता है एल का डेरिवेटिव निकालने का। तो ये हो जाएगा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब जब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लूँगा तो बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि y क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पे आएगा 2x। तो ये मेरे पास आया पार्शल f ओवर पार्शल x, जो कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूँगा पार्शल f ओवर पार्शल y, तो वो किसके बराबर होगा। तो जब मैं पार्शल f ओवर, अब f हमारे पास किसके बराबर है, जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, वो है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मुझे पार्शल f ओवर पार्शल y मालूम करना है और ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। तो ln का डेरिवेटिव हमेशा ये याद रखिएगा 1 अपॉन जो भी ln के साथ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव लेना है इसका x जो ln के साथ लिखा हुआ है जिसे हम एप्लीकेंट कहते हैं। तो डेरिवेटिव हम किसके लिहाज से लेंगे, y के लिहाज से। तो ये आएगा y, डी ओवर डी वाई ना लिख देना, ठीक है। जैसे हम वहाँ लिखते थे ना डी ओवर डी एक्स, अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पार्शल ओवर पार्शल एक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, और ये याद रखिएगा कि डेरिवेटिव अब है y के लिहाज से। तो जब y के लिहाज से है तो x के साथ हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 2y। तो पार्शल f ओवर पार्शल y किसके बराबर आ गया, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पार्शल f ओवर पार्शल y को यूँ भी लिखते हैं लोग कि f लिख देते हैं और इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा y लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी पार्शल f ओवर पार्शल y है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह f सब x, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पार्शल f ओवर पार्शल x। इसी तरह अगर किसी ने f सबस्क्रिप्ट में t लिख दिया हो तो इसका मतलब होता है पार्शल f ओवर पार्शल t, ठीक है। ये नोटेशन है, ठीक है, ये सेम बातें हैं, ठीक है। बहरहाल, अच्छा ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे थर्ड एग्जांपल देखें। आपको कहा जाए कि जी जनाब डेरिवेटिव निकालें, ये z आपको दिया हुआ है, z बराबर है, फ़र्ज़ कर लें 3x प्लस 4y प्लस साइन 3x प्लस 4 cos 2y, ठीक है। जस्ट मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव तो रूल्स वही लेंगे, cos का डेरिवेटिव उसी तरह माइनस साइन का उसी तरह cos, रूल्स वही हैं। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट सपोज करेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर ले मैं फाइंड करता हूँ जी पार्शल z ओवर पार्शल x एक तरफ, और एक तरफ हम फाइंड करते हैं पार्शल z ओवर पार्शल y। अच्छा जी, तो जब पार्शल z ओवर पार्शल x फाइंड करेंगे तो बताएं क्या होगा, पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू, तो जब x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कीप y कांस्टेंट, y कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखें। 3x का डेरिवेटिव सबको पता है 3, 4y का डेरिवेटिव 0, क्यों, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, y भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये 0, प्लस साइन का डेरिवेटिव हम सबको पता है cos होता है, ये 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव भी लेना होता है 3। अच्छा, 4 क्या चीज़ है, कांस्टेंट,
y भी कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ ना निकाल लेना, क्योंकि इसके अंदर y है, y भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम फाइंड करेंगे पार्शल z ओवर पार्शल y, तो वो कैसे करेंगे। अब जब पार्शल z ओवर पार्शल y फाइंड करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कीप x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखेंगे। तो पार्शल z बाय पार्शल y क्या होगा बताएं। अच्छा जी, ये होगा जी x कांस्टेंट है, देखें। अच्छा, जब x कांस्टेंट है ना तो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये पूरी टर्म होगी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। भला क्यों कांस्टेंट है, देखिए साइन तो फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो जब इसका एंगल कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट होगा। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम x को कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, 4y का डेरिवेटिव तो 4 हो जाएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव भी 0। हाँ, ये इसका डेरिवेटिव अब 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें y आ गया, y हमारा वेरिएबल है। तो 4 एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस, तो ये पीछे वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 साइन 2y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी आता है साथ में, ये 2। ठीक है। अच्छा, मैं रूल्स नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको डेरिवेटिव के रूल्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ। अगर आपको कॉस का डेरिवेटिव नहीं आता तो पहले आप डेरिवेटिव सीख लें, ठीक है। तो वो एक अलग कैलवन में होती है वो स्टोरी, ठीक है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 साइन 2y, ये आ गया दिस। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वन, ठीक है। और फर्ज कर लें कि हमारे पास एक फंक्शन है, चौथी एग्जांपल, फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि जी फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं एफ एक्स मालूम करूंगा। एफ एक्स का क्या मतलब है कि मुझे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स मालूम करना है, और एफ सब वाई का क्या मतलब है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई मालूम करना है। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, एफ सब एक्स, सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट में, ये एफ सब वाई, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट वाली नोटेशन है, ठीक है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव की स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसका मतलब मुझे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव निकालना है। तो जब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे, फिर वही मेन आइडिया क्या है कि कीप वाई कांस्टेंट, वाई को आपने कांस्टेंट रखना है। तो इसमें बताएं क्या क्या कांस्टेंट है। इसमें वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, डी वाई और डी एक्स ना लिख देना, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ वाई कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। बाज़ बच्चों को मैंने पेपर में देखा है इस पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे होते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये फंक्शन 2 वेरिएबल का है और आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू दिस। इसी तरह अगर मैं फाइंड करूंगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, तो क्या होगा, फिर मैं एक्स को कांस्टेंट सपोज करूंगा, तो इसमें क्या क्या ये कांस्टेंट होगा एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स में एज इट इज़ लिख दूंगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस, अब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि मैं y के लिहाज से मालूम कर रहा हूँ, तो y तो हमारा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें,
u प्लस 1। तो ये हमारा जो था पार्शियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो एंड हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पार्शियल डेरिवेटिव पे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट नोटेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।